हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के 20 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ यही वो 20 क्वेश्चन है जिसमें से एग्जाम में आते हैं। दैट मीन्स अगर इन 20 क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो आपकी एग्ज़ाम की 100% प्रिपरेशन पक्की है, क्योंकि इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देखिए, आपको इस क्वेश्चन को समझना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा। धारणा मतलब अवधारणा, एग्रीगेट्स, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं की अगर बात करें तो प्रमुखतः 8 अवधारणाएं होती है। कौन कौन सी देखिए। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी एमपी, उसके बारे में 2 लाइन लिखना है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जीडीपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई है। एनएफआई क्या होता है। एनआईएफ होता है विदेशों से प्राप्त साधन आय, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में एनएफआई बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। जब सकल घरेलू उत्पाद में हम विदेशी शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं तो हमें बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। उसके बाद बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएमसी, फार्मूला देखिए रेड में दे रखा है, दैट इज एनएनपीएमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई माइनस, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाकर विदेशों से प्राप्त साधनों को जोड़ते हैं, तब जाके बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी में से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो हमें एनडीपी एमपी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। दैट मीन्स किसी भी देश के जो भी नागरिक होते हैं, जितने भी साधन आयोग को अर्जित करते हैं, उनका योग जो होता है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, एनडीपी, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करना जाए, सभी साधन आयोग को जोड़ दीजिए, या फिर अगर आपके पास बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से मूल्य ह्रास को घटा दीजिए और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए। पॉइंट नंबर 6, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी में मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे तो जीडीपी एफसी प्राप्त होगा। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एफसी, एनडीपी एफसी यानी कि घरेलू आय में मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे, साथ ही विदेशों से प्राप्त साधनों को जोड़ देंगे, तब जाके साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होते हैं। सबसे लास्ट एग्रीगेट्स है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी हमारा घरेलू आय है विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यावसायिक बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप बताइए व्यावसायिक बैंक क्या होता है। व्यावसायिक बैंक वो संस्था है जो जनता से जमाओं को स्वीकार करती रही है और उनकी मांग पर लौटाती है, साथ ही जनता के लिए ऋणों की व्यवस्था करती है। अगर व्यावसायिक बैंकों के कार्यों की बात करें तो 3 वर्गों में बांटा गया है, मुख्य कार्य, द्वितीय कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। सबसे पहले व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य। व्यापारिक बैंकों के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। एक है जमा स्वीकार करना, यानी कि जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करना, जिसको 4 प्रकार के खातों में जमा स्वीकार किया जाए, जैसे चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता और आवर्ती जमा खाता। उसके बाद होता है ऋण देना। लोगों की आवश्यकता पर, लोगों की जरूरत होने पर व्यापारिक बैंक उनको ऋण भी देती हैं, और ऋण भी कई प्रकार से दिया जाता है, जैसे नगद साख हो गया, अधिविकर्ष हो गया, ऋण एवं अग्रिम हो गया, ठीक है। तीसरा कार्य होता है साख निर्माण, जो कि व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य होता है, यानी कि लोगों से जमा स्वीकार करना और उसके बदले में कई गुना अधिक लोन स्वीकार करना साख निर्माण कहलाता है। व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य की बात करें, दो प्रकार के गौण कार्य होते हैं, 2 वर्गों में बांटा गया। एक होता है एजेंट के रूप में कार्य, मतलब ऐसे कार्य जहाँ व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करती है और बदले में कमीशन प्राप्त करती है, जिसमें क्या क्या आता है, विभिन्न मदों का या फीस का एकत्रीकरण एवं भुगतान, अपने ग्राहकों के आदेश पर प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री, धन का प्रेषण अंतर ट्रांसफर करना, ग्राहकों के लिए ट्रस्टी एवं प्रबंधक का कार्य करना, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, साथ ही सामान्य उपयोगिता के कार्य जैसे एटीएम की व्यवस्था करना, लॉकर सुविधा देना, विभिन्न सूचनाओं एवं आंकड़ों का संग्रह करना, ठीक है। इसके अलावा व्यापारिक बैंक के कुछ सामाजिक कार्य होते हैं, समाज के हित में के लिए किया गया कार्य, जैसे अर्थव्यवस्था की पूंजी उत्पादकता में वृद्धि करना, विनियोग को प्रोत्साहन देना और समाज में रोजगार के सृजन पर बल देना, ठीक है। इसका कंप्लीट आंसर हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणक क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आने की 105% जो है गारंटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणक क्या होता है। इसका 2 या 3 लाइन में इसका वो जो मीनिंग लिखिए। गुणक की धारणा किन्सियन आय, उत्पाद और रोजगार सिद्धांत की महत्वपूर्ण धारणा है। किन्स का विचार था कि अर्थव्यवस्था में जब भी कोई स्वायत्त निवेश किया जाता है तब आय केवल निवेश के आकार में वृद्धि नहीं होती, बल्कि आय में निवेश से कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो निवेश की तुलना में आय में जितनी गुना अधिक वृद्धि होती है उसे ही निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब निवेश गुणक
ठीक है ना, निवेश और आय के बीच में एक आनुपातिक संबंध होता है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा था निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब कुल निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होगी वो निवेश में होने वाली वृद्धि के के गुना अधिक होगी, यानी कि के को गुणक के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है ना, जिस पैटर्न से मैंने यहाँ पर लिखा है उसी पैटर्न में आप लोग लिखेंगे, 100% मार्क्स मिलेगा, कोई भी एक नंबर आपका नहीं कर सकता। जहाँ पर डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन और डेल्टा आई का मतलब होता है निवेश में परिवर्तन। एक उदाहरण से समझिए, यदि किसी समय सरकार अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ का निवेश करती है तो अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की अतिरिक्त आय की जाती है। 20 करोड़ के निवेश की यानी कि डेल्टा आई इक्वल टू 20 और 100 करोड़ का आय का जनरेशन उनकी डेल्टा वाई इक्वल टू 100। तो डिवाइड कीजिए, डेल्टा 100 अपॉन 20 यानी कि 5, यानी कि यहाँ पर निवेश क्या हो गया 5 हो गया। इसका अर्थ ये कि निवेश में जितना निवेश किएगा अर्थव्यवस्था उसके 5 गुना अधिक की वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, राजकोषीय घाटा क्या है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय तथा कुल प्राप्ति जिसमें उधार को छोड़ दिया जाता है, उधार को छोड़कर के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां तथा उधार छोड़कर पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। दैट मीन्स राजकोषीय घाटा बराबर हो जाता है कुल व्यय में से उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों का माइनस। कुल प्राप्तियों में सब कुछ आ जाता है, राजस्व और पूंजीगत। ठीक है, राजस्व घाटे का अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तव में राजस्व घाटा व्यय को पूरा करने के लिए धन जुटाए की समस्या का सही माप होता है, यानी कि देश की विकास के लिए जितना आप खर्च करना चाहते हैं, जो आपकी प्राप्तियों से जितने अधिक आप जो है खर्च करते हैं उसके बीच का अंतर बताता है। इससे हमें पता चल जाता है एक्चुअली में देश की विकास के लिए कितनी और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता है। बाकी आपका आंसर यहाँ पर सामने देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अनैच्छिक बेरोजगारी से क्या तात्पर्य, इसके विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर योग्य एवं कुशल लोग जो निश्चित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कार्य की प्राप्ति नहीं होती, मतलब काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता है। इसके कुछ कारण है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि होना, शिक्षा की खराब स्थिति, कुटीर उद्योगों का खत्म होना, मशीनीकरण में बहुत तेजी से होना, पूंजी का कमी होना। ठीक है, ये प्रमुख रीजन है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसका भुगतान भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता है, वो उसका हस्तांतरित नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल देखें, आय कर होता है, निवेश संपत्ति कर होता है, ठीक है, उसके बाद उपहार कर होता है, इस प्रकार से जो जिस पर लगाया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर इसका उल्टा होता है, बेकर होता है जो जिस पर लगाया जाता है वो भुगतान ना करके वो किसी और व्यक्ति पर हस्तांतरित कर देता है। मतलब भुगतान करने वाला कोई और होता है, कर जिस पर लगता है वो कोई और होता है, दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे जीएसटी लगाया जाता है दुकानदार पर और पेमेंट एक्चुअल में करता है ग्राहक यानी कस्टमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। इसके मापने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय आय किसी भी देश में, ठीक है ना, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के जोड़ को कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय आय की परिभाषा, स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को मापने की प्रमुख कठिनाइयाँ। इसमें कठिनाई क्या क्या है। इन देशों में उपलब्ध आंकड़े पर्याप्त नहीं होती, वहाँ पर अविश्वसनीय, लगभग देशों में हमारे पास जो है एक एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है। ठीक है ना, अल्प विकसित देशों में गैर मुद्रित खंड के कारण भी राष्ट्रीय संग बहुत कठिनाई होती है, मतलब ऐसे वहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं जो मुद्रा से मापा नहीं जा सकता। अब विकसित देशों में अधिकांश छोटे उत्पादक अशिक्षित अनपढ़ होते हैं, ठीक है ना, और उनके अपने लेन देनों का सही हिसाब किताब वो लोग नहीं रख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अल्प विकसित देशों में पेशेवर विशेषज्ञता का अभाव होता है, कि जो अकाउंटिंग करने वाले उनकी कमी होती है। ऐसे में केवल ऐसे ही मीन में के जो है लेखा कर लिया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय की एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुकूल विदेशी विनिमय दर तथा प्रतिकूल विनिमय दर क्या होता है, यह स्थिति कब आती है। अनुकूल विदेशी विनिमय दर और प्रतिकूल विदेशी विनिमय, सबसे देखिए, एक तो होता है विदेशी विनिमय क्या होता है, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ की जो दर होता है एक्सचेंज करने का, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। और विदेशी विनिमय दर अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल विदेशी विनिमय दर की। इसके बारे में लिखेंगे क्या, देखिए आपके सामने दे रखा है पूरा लिखा हुआ। साथ ही साथ उसके रीजन में ये विदेशी विनिमय दर उस समय अर्थव्यवस्था के अनुकूल समझी जाती है जब एक विदेशी करेंसी की इकाई के बदले घरेलू करेंसी इकाइयाँ कम देनी पड़े। ठीक है ना, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आपके कम समय में सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकें।
ओके, अगर इसका एक्सप्लेनेशन समझना है, सही से देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा होगा, कंप्लीट वीडियो दे रखा है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिलहाल मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, इससे थोड़े इस आप ये सोच रहे सर समझा रहे जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि आपके मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं। राइट। तो विदेशी विनिमय दर उस समय अर्थव्यवस्था के अनुकूल समझी जाती है जब एक देश की करेंसी की इकाई के बदले में घरेलू करेंसी इकाई कम देनी पड़े। मतलब जितने देते हैं उसके कंपेरिजन में अगर घरेलू इकाई कम पेमेंट करना होता है वो अनुकूल होता है। ठीक है ना। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है देश में निर्यात वृद्धि होती है और विदेशी करेंसी की पूर्ति बढ़ती है, देश में विदेशी विनिवेश की वृद्धि होती है, देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन ज़्यादा होता है। जबकि प्रतिकूल विदेशी विनिमय दर क्या होता है? जब घरेलू मुद्रा की मात्रा जो है, घरेलू मुद्रा का मूल्य जो होता है विदेशी विनिमय दर के मुकाबले जो होती क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसे को प्रतिकूल विदेशी विनिमय, क्योंकि अब हमें ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ये तब होता है जब आयात में वृद्धि होती है, घरेलू देश से विदेशों में अधिक निवेश होता है, घरेलू देश से विदेशों में विद्यार्थियों के अधिक जाना होता है, जो भी रीज़न होता है, जैसे पैसा बाहर चला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भुगतान शेष में असंतुलन के प्रमुख कारण को बताना है। एक देश में भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रमुख कारण इस प्रकार है। एक है आर्थिक विकास कार्यक्रम, अगर देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास सही क्रम से नहीं होता है। दूसरा, निर्यात मांग में परिवर्तन, अब विकासशील देश में भुगतान संदर्भ प्रतिकूल होने के कारण देश विकसित देश कच्चे माल खाद्यान्न आदि का आयात विकासशील देशों किया करते थे, किंतु अब वो इन वस्तुओं का स्वतः उत्पादन करने, ऐसे में इनकी मांग जो है विदेशों में कम हो जाती है और ऑटोमेटिक निर्यात मांग कम हो जाती है। ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि, देश के हद से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होना भी देश की मांग को बढ़ाता, जो आयात को बढ़ाता, और आयात के ज़्यादा होने से निर्यात ऑटोमेटिक कम हो जाती है और इससे भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, स्फीतिक और अविस्फीतिक अंतराल में सचित्र उत्तर दीजिए, अंतर दीजिए। दोनों में अंतर बताना है, स्फीतिक अंतराल क्या होता है और अविस्फीतिक अंतराल क्या होता है। राइट। तो स्फीतिक अंतराल की अगर बात करें, किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे अधिक हो तो इन दोनों के अंतर को स्फीतिक अंतराल कहते हैं। जबकि अविस्फीतिक अंतराल किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे कम हो तो इन दोनों के अंतर को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। ठीक है। तो यही अंतर तब उत्पन्न होता है जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है और एग्रीगेट सप्लाई कम होता है, तब स्फीतिक अंतराल होता है। लेकिन जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है और एग्रीगेट डिमांड कम होता है तो अविस्फीतिक अंतराल को जन्म देता है। बाकी डिफरेंस आपके सामने है, वो देखिए, और इसका ग्राफ भी यहाँ पर विद ग्राफ अगर समझाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। ग्राफ जरूर समझना, इसके ये डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये इसका ग्राफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंकों को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंद्रीय बैंक ठीक उसी प्रकार से कार्य करती हैं अपने कमर्शियल बैंक, जिस प्रकार से कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों के लिए। केंद्रीय बैंक को बैंकों बैंक कहा जाता है क्योंकि सारे बैंकों का खाता केंद्रीय बैंक के होता है, वहीं पर अपने जमाओं को जमा रखते हैं और अपने ज़रूरत पड़ने पर वहीं से लोन लेते हैं। ठीक है ना। बाकी इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, और इसके स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आप इजी एग्ज़ाम में अच्छे से समझ के लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 12, आय के चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं? ठीक है ना। एक देश में उत्पादन प्रक्रिया के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है, साधन आता है परिवार से, उसके बदले परिवार को मिलती है आय। परिवार आय को जो है उत्पाद वस्तु और सेवाओं पर व्यय करते हैं, वस्तु और सेवाओं के मांग जब बढ़ने से उत्पादन बढ़ जाती है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में एक प्रवाह का चलन होता रहता है जिसे आय का चक्रीय प्रवाह का नाम दिया गया है। ठीक है ना। जैसे आपके सामने यहाँ देखिए, परिवार से फर्म, फर्म से परिवार को एक घूमता रहता है गोल की तरह से। क्वेश्चन नंबर 13, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, जेबीसी के बाजार नियम को बताइए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में कौन कौन आता है? रिकार्डो, जेबीसी, मिल आदि के विचार में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार के संतुलन के दो रूप होते हैं। एक होता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति आपस में बराबर हो, दूसरा होता है बचत और निवेश आपस में बराबर हो। ठीक है ना। और प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति की समानता का एक समान संतुलित रहती है, यानी कि अर्थव्यवस्था बेसिकली और असंतुलन में भी हो तो स्वतः ये जो संतुलन की स्थिति में आ जाती है। तो से का जो बाजार नियम होता है, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबीसी ने अपनी पुस्तक में लिखा था, उस पुस्तक का नाम था ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक। ठीक है। इसलिए से का बाजार नियम कहा जाता है। और से के बाजार नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। ठीक है। अगर मान लीजिए
फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि मार्केट में डिमांड जो है नहीं है, तो ऐसे में जो है डिमांड नहीं है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा होने से चीज़ों के रेट कम होते हैं। जैसे चीज़ों के रेट कम होने लगता है, लोग ऑटोमेटिक उसकी मांग करने लगते हैं। तो यानी कि पूर्ति ही मांग को जन्म देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भुगतान संतुलन को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? भुगतान संतुलन का संबंध किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड होता है। तो इससे संबंधित जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, स्वर्ण आयात नीति का उदारीकरण, निर्यात संवर्धन पूंजी वस्तुओं की योजना, निर्यात प्रवर्तक इकाइयाँ, निर्यात संसाधन क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र योजनाओं जैसी पॉलिसी शुरू की गई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, दोहरी गणना क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अगर किसी मद को एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है तो उसे दोहरी गणना बोलते हैं। जैसे मिठाई बनाने के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है और चीनी बनाने के लिए गन्ने का प्रयोग किया जाता है। गन्ना बेचता किसान है, चीनी बेचता फैक्ट्री वाला है, उसे मिठाई वाला। यानी कि अगर सभी की मूल्य का अलग अलग जोड़ दीजिए तो गन्ने का मूल्य कई बार जुड़ जाता है, जबकि गन्ने का मूल्य तो एक ही बार जुड़ना चाहिए। मतलब एक से अधिक बार किसी वस्तु की मूल्य का जोड़ना राष्ट्रीय आय में उसे हम दोहरी गणना कहते हैं। ठीक है। बाकी आंसर आप यहाँ पर देखिए। अब दोहरी गणना से बचने के भी कुछ उपाय दे रखे हैं। दोहरी गणना से बचने के उपाय, सबसे पहले राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी कि केवल अंतिम मूल्य को शामिल करना होता है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न राष्ट्रीय आय मापन की विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि दोनों का प्रयोग किया जाना, जैसे या तो अंतिम विधि का या मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करें। मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। जब भी कैलकुलेट होता है तो मध्यवर्ती मूल्य जो भी हो तो उसको हटा दीजिए, तो हमेशा राष्ट्रीय आय की गणना सही होगी। समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं: परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व। ये 4 क्षेत्र होते हैं। चारों क्षेत्रों के बारे में आप लिखिए, जिसके आपके सामने दे रखा है। ठीक है ना। और इसके बारे में एग्जाम में लिखिए, अच्छे से मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये आपके बाकी है क्षेत्र, देखिए और इसका आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय बैंक के अंतिम ऋणदाता के कार्य को स्पष्ट कीजिए। देखिए, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। प्रत्येक बैंकों का खाता केंद्रीय बैंक अपनी जमा को इस आशा के साथ कि जब उन्हें आवश्यकता पड़े तब केंद्रीय बैंक से उनके, तो ऐसे में व्यापारिक बैंक जब उनको कहीं से भी किसी भी तरह की ऋण की प्राप्ति नहीं होती है तो एटलीस्ट वो आरबीआई के पास जाते हैं, क्योंकि आरबीआई ने उनसे कहा होता है कि हम ही आपके अंतिम ऋणदाता है, मतलब आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा तो हम देंगे। इसलिए आरबीआई के पास रिजर्व रखा जाता है, सीआरआर। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी ये आप आंसर खुद देख लीजिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी देश में विदेशी विनिमय का निर्धारण उस देश में विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के द्वारा किया जाता है। राइट। देखिए ग्राफ भी आपके सामने दे रखा है किस तरह से हो रहा है। डी और एस डी यानी कि विदेशी विनिमय की मांग, एस मतलब विदेशी विनिमय को, दोनों एक दूसरे पर मिल रहे हैं कि बिंदु ई, तो इसको बोलते हैं संतुलित विनिमय दर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, घरेलू उत्पाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच भेद कीजिए। तो घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक देश में घरेलू सीमा में एक देश की उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि घरेलू उत्पाद क्या है, यानी कि एनडीपी-एफसी के बारे में बताया था। ठीक है ना। तो यहीं पर उसी के बारे में दोबारा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर देखिए आपके सामने है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एक तरफ होता है जीडीपी और दूसरी तरफ जीएनपी, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए और इसके कार्यों की, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बैंक के क्या होता है? केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो उस बैंक के संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को मॉनिटरिंग करता है। ठीक है। तो केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य, जैसे देश के लिए नोटों को निर्गमन करना, सरकार के लिए बैंकर का कार्य करना, बैंकों के लिए बैंकों का कार्य करना, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। ठीक है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण प्रदान करना, ये केंद्रीय बैंक के कुछ प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 21 में देख लेते हैं, एक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग को नियंत्रित करने वाले मौद्रिक उपाय बताइए। तो अतिरिक्त मांग को नियंत्रित करने वाले
मौद्रिक उपाय के बारे में बता रहे हैं, जिसमें यह है कि अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जब सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है उसे अतिरिक्त मांग की स्थिति कहते हैं। आर्थिक मांग को नियंत्रित करने के लिए जो मौद्रिक उपाय अपनाया जाता है, जिसमें सबसे दो तरह के उपाय होते हैं, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। ठीक है, जिसमें पहला है मात्रात्मक। बैंक दर में वृद्धि की जाती है जिससे लोग कम ऋण ले और मांग में कमी हो जाए। खुले बाजार में प्रतिभूतियां बिकने लगती हैं जिससे लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। नकद वृद्धि अनुपात में वृद्धि कर देती है जिससे साख का विस्तार कम हो जाता है और तरलता अनुपात को बढ़ावा दिया जाता है जिससे बैंकों की ऋण देने की शक्ति कम हो जाए। गुणात्मक उपाय बताना है इसमें, ऋणों की मार्जिन में वृद्धि कर जाती है तथा जिससे लोग कम ऋण लेते हैं। साख की राशनिंग की जाती है जिससे साख का बहुत अधिक प्रभाव ना हो। और केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के साख का संकुचन करने का परामर्श करती है। ठीक है, ये हो गया इसके कंप्लीट आंसर। 21 क्वेश्चंस मैंने 20 बताए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो क्लास 12 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे झारखंड हो, किसी बोर्ड का हो, शेयर कीजिए। सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। इसी तरह बने रहिएगा और शेयर करना कभी मत भूलिएगा।